ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहां आपने और मैंने ये डिस्कस करा था कि सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। एक था मेथड ए, जिससे हम लोग वो सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करते थे जो कि ग्रुप 1 और अमोनियम के अलावा वाले सॉल्युबल सॉल्ट्स थे, ठीक है। और मैंने बताया था कि ग्रुप 1 और अमोनियम वाला अगर सॉल्युबल सॉल्ट है, अगर कोई ऐसा सॉल्युबल सॉल्ट है जिसके अंदर ऐसा कोई ग्रुप 1 का मेटल लगा हुआ है या फिर अगर उसके साथ अमोनियम यानी NH4 लगा हुआ है, तो उस वाले सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का तरीका डिफरेंट होगा। दैट वाज अ टाइट्रेशन मेथड। तो अब हमें आज ये चीज देखनी है बेटा कि टाइट्रेशन मेथड हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू टाइट्रेशन, पहली चीज ये समझो कि बेटा टाइट्रेशन हमारे पास दो तरह से यूजुअली की जाती है, मतलब दो यूजेस के लिए यूजुअली की जाती है, ठीक है। द फर्स्ट यूज इज कि ऑब्वियसली टू प्रिपेयर अ सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, कि हम लोग को जो ना वो एक सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करना है, इस वजह से एक तो हम लोग टाइट्रेशन रन करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसलिए हम लोग टाइट्रेशन रन करते हैं कि भाई या तो हमें किसी एसिड या एल्कली की कॉन्सेंट्रेशन जाननी है, ठीक है, या फिर हमें जो ना उसका देखना है कि यार वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड है, या फिर हम लोग को कोई दो एसिड्स को आपस में कंपेयर करना है, या फिर मुझे अगर किसी एसिड का पीएच वगैरह देखना है कि यार वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, तो मैं इसलिए जो ना टाइट्रेशन रन करूंगा, ठीक है। अब टाइट्रेशन रन कैसे होती है? सो लेट्स गेट इनटू दिस विद एन एग्जांपल, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास दो एसिड्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास लेट्स से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए है, ठीक है, ठीक है। लेट्स से आई हैव एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए, ठीक है, HCl ए, ठीक है, ए सैंपल है इसका। और मेरे पास एक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सैंपल है, बट दैट सैंपल इज लेबल्ड एज बी, ठीक है। ये सैंपल को मैं बी सैंपल कहता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये दोनों सैंपल्स है ना, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला है, एक के अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन वाला है, कोई ना कोई एक ऐसा है, ठीक है। और मैं एक हमारे पास सोल्यूशन दे देता हूँ NaOH का, दैट इज एन एल्कली, ठीक है। तो ये मेरे पास एक और सोल्यूशन है। अच्छा, याद रखना टाइट्रेशन एसिड और एल्कली के बीच में ही होती है, ठीक है। तो हमारे पास एक एसिड होना चाहिए, एक एल्कली होनी चाहिए। अब लेट्स से मैं चेक करना चाह रहा हूं कि यार कौन सा एसिड जो है ना वो इन दोनों के अंदर से कौन सा एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा जो है ना वो तेज एसिड है, जिसके अंदर ज्यादा तेजाबियत है, सही है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो मैं चेक करना चाहता हूं भाई कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उसको ज्यादा जल्दी न्यूट्रलाइज कर देगा। अब इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं अभी, सही है। तो लेट्स से मुझे टाइट्रेशन करनी है। अब टाइट्रेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेटा हम लोग ना टाइट्रेशन के लिए हम लोग एक यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, एक हम लोग ब्यूरेट यूज करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है ना वो एक कॉनिकल फ्लास्क यूज करते हैं। और बाकी जो चीजें हमारे पास वो इन इक्विपमेंट्स को होल्ड वगैरह करने के लिए और सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स है, ठीक है। तो हमारे पास जो बेटा वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होता है ना, उसकी खासियत ये होती है कि वो एक ऐसा वो है मतलब एक अपैरेटस है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक स्क्रैच लगा हुआ होता है ऊपर, और ये स्क्रैच जो है ना वो किसी रीडिंग को मार्क कर होता है। लेट्स से 25 cm क्यूब की रीडिंग को मार्क कर होता है कि भाई अगर यहां तक भरा हुआ है कोई भी लिक्विड तो इसका मतलब 25 cm क्यूब है। अगर इससे कम है तो भाई उसकी रीडिंग नहीं आती। तो पिपेट के ऊपर जो है ना हमारे पास यहाँ पे 25 cm का लेट्स से मार्क लगा हुआ है और इससे नीचे कोई भी मार्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है ना इसके ऊपर कोई भी ना ग्रेजुएशन होगी। ग्रेजुएशन का मतलब जैसे अगर स्केल होता है ना, जैसे लेट्स से मेजरिंग सिलेंडर है तो उसके ऊपर ग्रेजुएशन तो नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, तो इनको हम लोग कहते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है। तो उसके ऊपर और कोई ग्रेजुएशन नहीं होंगी, इसके अंदर सिर्फ एक 25 cm क्यूब या फिर 50 cm क्यूब की ग्रेजुएशन होती है, जो कि ये डिनोट करती है कि भाई अगर इस स्क्रैच तक आपका लिक्विड है तो इसका मतलब 50 cm क्यूब या फिर 25 cm क्यूब है, जितने का भी आपका पिपेट होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग NaOH लेते हैं। अब जाहिर सी बात है मुझे सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा इसके बाद, तो मैं क्या करूंगा, मैं NaOH दोनों के अंदर सेम लूंगा। तो लेट्स से मैं NaOH लेता हूं बेटा 25 cm क्यूब, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 25 cm क्यूब यानी यहां तक मैं NaOH भरूंगा और फिर उसको जो है मैं पिपेट फिलर के थ्रू, पिपेट फिलर है, मैं इसको प्रेस करूंगा ना तो मेरा लिक्विड डिस्पेंस होगा, ठीक है। तो मैं इस पिपेट फिलर को जो है ना प्रेस करूंगा तो मेरा जितना भी लिक्विड होगा बेटा वो यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे निकलेगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दूंगा। अच्छा, अब बच्चे पूछते हैं सर डायरेक्ट डाल देते कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, मैं बोलता बेटा मेजरमेंट नहीं रहेगी ना, तो हम लोग इस तरह से पिपेट से डालते ताकि मेजरमेंट एक्यूरेट हो मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पिपेट से मैंने डाल दिया अपना NaOH यानी एल्कली जो मेरी थी वो 25 cm क्यूब मैंने इसके अंदर डिस्पेंस कर दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर कोई ना कोई इंडिकेटर डालूंगा। अब इंडिकेटर क्यों डालूंगा, देखो इंडिकेटर डालने का पर्पस क्या है। देखो मैं चेक करना चाह रहा था यहाँ पे कि कौन सा एसिड है ना वो ज्यादा तेज है, सही है। तो लेट्स से मैं HCl A डालता हूँ, मैं फिर HCl B डालूंगा। तो मैं HCl जब A डालता हूँ तो लेट्स से मैं जब 12 cm क्यूब मैंने HCl A डाला इसके अंदर, तो भाई मेरा जो है ना वो सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया। तो सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा यार सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया, सही है। तो मुझे अगर ये चीज जाननी है कि भाई मैं कितना एसिड डालूंगा तो मेरा सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होगा, अगर मुझे ये चीज जाननी है तो मुझे इसके अंदर इंडिकेटर डालना पड़ेगा। तो इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेटर ये काम करेगा कि भाई आपका जैसे सोल्यूशन आपका न्यूट्रलाइज होगा, जैसे ही आपका सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होगा वो क्या करेगा, वो इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा। अच्छा, अब सोल्यूशन न्यूट्रलाइज क्यों होगा बेटा, आपको ये बात याद होनी चाहिए थोड़ी सी कि हमारा जो पीएच स्केल होता है ना वो हमारा पीएच स्केल होता है 0 से स्टार्ट होता है 14 पे एंड होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास मिडिल वैल्यू होती है जिसको हम लोग कहते हैं pH 7, ठीक है।
अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई अब जब मैंने एल्कली डाला तो उसका पीएच समवेयर अराउंड 14 तक होगा या 10 होगा या 11 होगा, इस तरह से हमारा पीएच होगा। अब जब मैं एसिड डालूंगा तो एसिड क्या करेगा, उसका पीएच कम यानी अपनी तरफ खींचता रहेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो एक वक्त आएगा ना उसका 14 से पीएच वो 7 के ऊपर ले आएगा। 7 क्या होता है बेटा, हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो जब न्यूट्रल के ऊपर आएगा मेरा पीएच तो मेरा इंडिकेटर क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा। अब मेरे पास कोई भी इंडिकेटर मैं यूज कर सकता हूं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है, तो मैं कोई सा भी इंडिकेटर जो है ना वो यूज कर सकता हूँ। हमारे पास 4-5 इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग इंडिकेटर्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग ये बात करेंगे टाइट्रेशन किस तरह से रन की जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से मैंने 25 cm³ एल्कली डाल दी, मैंने इसके अंदर 25 cm³ NaOH डाल दिया, ठीक है। और क्या करूंगा, मैंने इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डाल दिए, यानी मतलब मैं 2-3 ड्रॉप्स जो ना वो इंडिकेटर डालूंगा, 2-3 कतरे इंडिकेटर के डाल दूंगा। तो इंडिकेटर क्या करेगा, जैसे ही हम लोग एसिड डालेंगे और जिस पॉइंट के ऊपर एसिड और एल्कली आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब एसिड जिस पॉइंट के ऊपर मैंने इतना एसिड डाल दिया जिसपे एल्कली और एसिड का मिला के पीएच 7 हो गया, तो वो वाले पॉइंट के ऊपर जो है ना वो अपना कलर क्या कर देगा बेटा, इंडिकेटर चेंज कर देगा। तो मुझे ये बात समझ आ जाएगी कि भाई यहाँ पे मेरे एसिड ने मेरी एल्कली को न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो मैं वहां पे फिर नोट कर लूंगा मेरे एसिड का क्या वॉल्यूम था। तो खैर यहां तक हम लोगों ने बात करी कि मैंने इसके अंदर एल्कली डाली 25 cm³ और मैंने इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डाल दिए। अब मैं क्या करूंगा, जो एसिड है ना बेटा वो मैं एसिड में ब्यूरेट से डालूंगा। अच्छा, अब ब्यूरेट ऐसा हमारे पास अपैरेटस है जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी ग्रेजुएशन है, बहुत ज्यादा छोटी छोटी ग्रेजुएशन, लेट्स से 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, इस तरह से इसके अंदर ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा। इसका टैप है, ये टैप मैं ऑन करूंगा ऑफ करूंगा, एक ड्रॉप डालूंगा टैप ऑफ कर दूंगा, एक ड्रॉप डालूंगा टैप ऑफ कर दूंगा, एक ड्रॉप डालूंगा टैप ऑफ कर दूंगा। तो इस तरह से मैं ना ब्यूरेट से एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालता रहूंगा, जब तक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता रहूंगा, जब तक मेरा इंडिकेटर कलर चेंज नहीं कर देता। जैसे ही मेरा इंडिकेटर कलर चेंज करेगा मैं टैप फौरन से ऑफ करूंगा और मैं जो है ना वो अपनी रीडिंग नोट करूंगा। लेट्स से इसकी एग्जांपल देता हूं कि भाई मेरे जो है ना ब्यूरेट के अंदर जो है ना वो लेट्स से एसिड 40 cm³ था, मेरे ब्यूरेट के अंदर एसिड कितना था बेटा, 40 cm³ था, ठीक है। एसिड इसके अंदर बात नहीं कर रहा एसिड कितना था, मैं बात कर रहा हूं इस अपैरेटस के अंदर मेरे पास एसिड कितना था, 40 cm³ था। मैंने ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता गया, मतलब इसका टैप ऑन करा, इस टैप से मैंने ऑन करा, एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता रहा जाता रहा जाता रहा जब तक कलर चेंज नहीं हो रहा। एक पॉइंट आया कि भाई एसिड ने फौरन से कलर चेंज कर दिया, मेरे सोल्यूशन ने फौरन से कलर चेंज कर दिया, इंडिकेटर ने फौरन से कलर चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो ना फौरन से टैप क्लोज करूंगा और मैं देखूंगा अब मेरा वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना है। तो लेट्स से मेरा इनिशियली वॉल्यूम ऑफ एसिड था 40, सही है। एसिड डालने के बाद जब इंडिकेटर कलर चेंज करने के बाद मैंने देखा कि भाई मेरा वॉल्यूम ऑफ एसिड जो ब्यूरेट के अंदर बच गया है, मतलब इनिशियली ब्यूरेट के अंदर कितना था, 40 था। अब जो बच गया है, रिमेनिंग जो रह गया है ब्यूरेट के अंदर, जब कलर चेंज हुआ तो रिमेनिंग 30 रह गया। तो मैं 40 में से 30 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये बात समझ आएगी कि बेटा 10 cm³ ऑफ एसिड जो है ना वो मैंने यूज करा था। तो लेट्स से मैंने HCl के साथ जब ये काम करा तो मुझे ये बात समझ आई कि भाई मैंने क्या करा कि जब मैंने एसिड डाला तो 10 cm³ में जो है ना, जब मैंने 10 cm³ ऑफ एसिड डाला तो एल्कली न्यूट्रलाइज हो गई, यानी इसका pH 7 हो गया, इंडिकेटर ने कलर चेंज कर दिया। तो ये HCl के साथ मैंने काम कर लिया। अब यही टाइट्रेशन बेटा मैं 2-3 दफा रिपीट करता हूं ताकि मेरे पास रिजल्ट्स जो है ना, मैं HCl के साथ ही टाइट्रेशन 2-3 दफा रिपीट करूंगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे रिजल्ट्स जो है कॉन्कॉर्डेंट है कि नहीं है। कॉन्कॉर्डेंट का मतलब ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मेरे रिजल्ट्स एक दूसरे से क्लोज हैं, क्या मेरे रिजल्ट्स एक्यूरेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहे तो मुझे इसका मतलब मैंने अपनी टाइट्रेशन के अंदर कहीं ना कहीं गलती करा, तो मुझे वापसी रिपीट करना पड़ेगा जब तक मेरे रिजल्ट्स कॉन्कॉर्डेंट नहीं हो जाते, यानी मेरे रिजल्ट्स एक दूसरे से क्लोज नहीं आते। अब लेट्स से मैंने पहली दफा टाइट्रेशन करा, एसिड के साथ 10 आया, दूसरी दफा करा 15 आया, तीसरी दफा करा 25 आया, तो इसका मतलब है कि भाई मैं टाइट्रेशन गलत कर रहा हूँ। अगर पहली दफा 10 आया तो लेट्स से भाई दूसरी दफा 11 आ सकता है, तीसरी दफा 9 आ सकता है, कहीं इसके अराउंड एक आधे का मार्जिन होता है कि भाई आगे पीछे अराउंड कहीं आ रहा हो, ठीक है, एसिड का वॉल्यूम, ठीक है। वो हो सकता है ह्यूमन एरर हो ना, भाई आपने टैप एक ड्रॉप कम ज्यादा हो गया आपसे, गलती से हाथ का आपका खुला रह गया, तो इस तरह से, तो इस वजह से ना रिजल्ट आगे पीछे होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिजल्ट डिविएट करा, बहुत ज्यादा आगे पीछे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई आपने कहीं ना कहीं गलती करी टाइट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो लेट्स से मैंने एसिड के साथ 2-3 दफा रिपीट करा, मुझे पता चला कि यार मेरा एवरेज वॉल्यूम 10 आ रहा है, कि मतलब 10 cm³ पे ना मेरी एल्कली न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। अब मैं यही काम सेम टू सेम एसिड बी के साथ करूंगा। अब एसिड बी के साथ भी मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वही कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मैं 25 cm³ डालूंगा एल्कली, ठीक है। और 25 cm³ एल्कली जब मैं डालूंगा इससे पिपेट फिलर से यूं करके मैं जब एल्कली डालूंगा तो क्या होगा कि मेरी 25 cm³ एल्कली इसके अंदर डिस्पेंस हो गई, और उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर डालूंगा वापसी, क्योंकि भाई इंडिकेटर मुझे क्या बताएगा कि कब एसिड ने एल्कली को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापसी देना इसके अंदर लेट्स से 40 cm³ मेरे पास एसिड है इस ब्यूरेट के अंदर, ठीक है, सैंपल बी की बात कर रहा हूं मैं।
अब मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता रहूंगा, टैप खोलूंगा, एक ड्रॉप गया, देखा मैंने क्या क्या कलर चेंज हुआ, नहीं हुआ, फिर ड्रॉप क्लोज करा, फिर टैप ऑन करा, फिर टैप ऑफ करा, फिर टैप ऑन करा, फिर टैप ऑफ करा, फिर टैप ओपन करा, फिर टैप क्लोज करा। इस तरह से करता रहूंगा जब तक मेरे पास एसिड जो है ना वो एल्कली को न्यूट्रलाइज ना करते और इंडिकेटर अपना कलर चेंज ना कर दे। तो लेट्स से मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता रहा और मुझे पता चला कि यार जैसे ही एसिड ने कलर चेंज करा मैंने अपना टैप क्लोज कर दिया। अब टैप क्लोज करने के बाद मैंने देखा कि यार मेरे पास जो है ना वो पीछे जो इतना ब्यूरेट में जो एसिड बचा ना वो 20 cm क्यूब बचा है। तो इसका मतलब ये कि भाई जो मेरा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो एसिड का वॉल्यूम गया वो 20 cm क्यूब गया, जिसने उसका कलर चेंज करा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एसिड बी ने 20 cm क्यूब का वॉल्यूम लिया टू न्यूट्रलाइज द सेम एल्कली दैट एसिड ए यूज्ड टू न्यूट्रलाइज। मतलब जो सेम एल्कली एसिड ए ने न्यूट्रलाइज करी थी 10 cm क्यूब के अंदर, वही सेम एल्कली को एसिड बी ने 20 cm क्यूब के अंदर बेटा न्यूट्रलाइज करा। ये बात आप समझो। इसका मतलब क्या है कि एसिड बी ने वॉल्यूम ज्यादा लिया, ठीक है, एसिड बी ने वॉल्यूम ज्यादा लिया और एसिड ए ने वॉल्यूम कम लिया। मतलब एसिड ए को जो है ना 10 cm क्यूब लगे ना यार न्यूट्रलाइज करने के लिए, और एसिड बी को 20 cm क्यूब लगे, यानी एसिड बी को जो है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड लगा और एसिड ए को कम अमाउंट ऑफ एसिड लगा। तो इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि एसिड ए जो है बेटा वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और एसिड बी कम कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, अब बच्चे पूछते सर ये बात कैसे समझ आई, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा कि एसिड ए कैसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जब एसिड ए ने कम वॉल्यूम लिया। मैं बोलता इसका बहुत छोटी सी मिसाल है। आपके पास दो रनर्स भाग रहे हैं, ठीक है, दो आपके पास ना दो एथलीट्स है जो कि रन कर रहे हैं। एक ने जो है ना भाई 500 मीटर का ट्रैक था, लेते एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि 500 मीटर का ट्रैक था और एथलीट ए ने जो है ना उसको 10 सेकंड्स के अंदर कवर कर लिया, ठीक है। एथलीट ए भागा 10 सेकंड में, उसने वो 500 मीटर का ट्रैक कवर कर लिया। और जो एथलीट बी था ना उससे 15 सेकंड लिए। तो अब मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि भाई एथलीट ए स्लो था? नहीं भाई, एथलीट ए तेज था, क्योंकि उसने वही काम जो 500 मीटर भागने वाला काम था उसे 10 सेकंड में कर लिया, उसने टाइम कम लिया। तो उसका मतलब है कि एथलीट ए फास्टर था। अच्छा, इसी तरह से एथलीट बी ने टाइम ज्यादा लिया तो एथलीट बी जो है बेटा वो स्लोवर था। तो इसी तरह से हमारे पास एसिड्स के अंदर भी यही कहानी है कि भाई जो कम वॉल्यूम लेगा वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि भाई उसने उसकी जो NaOH था उसका पीएच तो दोनों सोल्यूशन के अंदर, जो मैंने एसिड ए के अंदर यूज करा और जो मैंने एसिड बी के अंदर यूज करा, दोनों टाइम पे NaOH का पीएच तो सेम था ना। लेट्स से अगर 10 था दोनों का टाइम पे पीएच, तो भाई एसिड ए ने वही 10 पीएच को 7 पे लाने में सिर्फ 10 का वॉल्यूम यूज करा, 10 cm क्यूब का वॉल्यूम यूज करा। लेकिन एसिड बी ने वही पीएच को 10 से 7 लाने के लिए उसने क्या करा, 20 cm क्यूब का वॉल्यूम ले लिया। इसका मतलब अगर ज्यादा वॉल्यूम लिया है तो फिर इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसकी तेजाबियत कम है, उसको ज्यादा जो है ना वॉल्यूम लगा एसिड का टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड, टू न्यूट्रलाइज दैट एल्कली। ठीक है, तो ये बात समझना जरूरी है कि भाई जो कम वॉल्यूम में जो है ना न्यूट्रलाइज कर देता है दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, एंड द वन दैट टेक्स अप मोर वॉल्यूम ऑफ एल्कली, मोर वॉल्यूम ऑफ एसिड इज द लेस कॉन्सेंट्रेटेड वन। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा, अब सवाल ये कि सर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर किस तरह से इस्तेमाल होता है। बच्चों को ना बड़ी कंफ्यूजन होती है इसके अंदर कि भाई ये टाइट्रेशन तो हमने सीख ली, अब बताओ ये प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर कैसे काम आएगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, अब हम लोग जरा इसके स्टेप्स देखते हैं। तो बेटा ये बात जरा याद रखना कि जब भी हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट करनी है और जब वो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट हमारी ग्रुप 1 या एमोनियम का सॉल्युबल सॉल्ट है, लेट्स एग्जाम ने आपको बोला कि भाई Na2SO4 प्रिपेयर करके दिखाओ, तो देखो ये क्या है हमारे पास, सोडियम वाला है ना। सोडियम का मतलब क्या है कि वो सोडियम कंटेन कर रहा है, तो ग्रुप 1 का मेटल आ रहा है। ग्रुप 1 का मेटल जब भी आएगा तो मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा बेटा, टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, तो लेट्स से हम एग्जामिनर की एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर लेट्स से मुझे बोलता है एक्सप्लेन हाउ टू प्रिपेयर K2SO4। एग्जामिनर मुझे बोलता है कि बताओ तुम K2SO4 को कैसे प्रिपेयर करोगे। तो स्टेप नंबर 1 वही है बेटा कि आप सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करोगे कि क्या वो हमारे पास एक सॉल्युबल सॉल्ट है या फिर वो हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो द आंसर इज कि भाई हाँ, K2SO4 मेरे पास एक सॉल्युबल सॉल्ट है। ये बात मुझे कैसे पता चली, क्योंकि बेटा K आ रहा है वो एक ग्रुप 1 का मेटल है, ठीक है। और दूसरी चीज हमें ये बात पता है कि भाई ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट CaSO4, BaSO4 एंड PbSO4। तो ना Ca ना Ba ना Pb कोई भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब सल्फेट भी सॉल्युबल होते हैं, तो ये तो सॉल्युबल है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बात कही थी, अगर आपने सॉल्युबल सॉल्ट पहचान लिया है तो आप ये चीज देखो कि क्या वो जो सॉल्युबल सॉल्ट आपको दिया हुआ है क्या वो ग्रुप 1 या एमोनियम वाला है या नहीं है। तो ऑब्वियसली दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। अगर ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो इसका मतलब मैं इसके ऊपर मेथड बी यानी टाइट्रेशन मेथड लगाऊंगा। अब
बात जरा समझनी है कि भाई अगर मुझे K2SO4 बनाना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया K2SO4, और जो भी चीज़ हमें बनानी होती है उससे पहले हम लोग एरो लगा देते हैं, तो अगर हमें पता चले कि भाई हमें दो चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवाना है, वो दोनों रिएक्ट करेंगी तो ये चीज़ बना देंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल काम है जो हमें करना है, वो ये काम है हमारे पास कि भाई हम लोग वही काम करेंगे, कैटाइन और एनाइन को अलग कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया कैटाइन, दैट इज K, ठीक है, और एक मेरे पास आ गया एनाइन, दैट इज SO4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो बेटा मेरी बात समझो कि मुझे एक या तो कैटाइन या एक एनाइन, मुझे एक चीज़ से मुझे एल्कली बनानी पड़ेगी और एक चीज़ से मुझे एसिड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बात पता है कि बेटा SO4 से तो हम लोगों ने एक एसिड पढ़ा ना जो कि H2SO4 है, तो SO4 के साथ वाला एसिड कौन सा हो सकता है, H2SO4, तो एनाइन के लिए मैं H2SO4 वाला एसिड बना देता हूँ, ठीक है। और कैटाइन के लिए जो है ना बेटा मैं एक एल्कली बना देता हूँ। एल्कली बनाने के लिए आपको याद है कि हम लोग OH लगा देते हैं उसके साथ, तो अगर मुझे एल्कली बनाना है तो मैं KOH बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि याद है ना आपको ये बात कि एसिड बनाने के लिए हम लोग हमेशा H+ लगा देते हैं और एल्कली बनाने के लिए हम लोग हमेशा OH- लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एल्कली बनाने के लिए बेटा OH लगा दिया K के साथ, और एसिड बनाने के लिए मैंने SO4 के साथ H लगा दिया। तो यानी ये बन गया बेटा मेरे पास KOH प्लस H2SO4, जब भी रिएक्ट करेंगे तो ये मेरे पास एक K2SO4 बनाएंगे लाजमी, ठीक है। बात समझ आ रही है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे नंबरिंग होगी ना, इसके ऊपर 1 आ जाएगा, इसके ऊपर 2 आ जाएगा, इसके ऊपर 1 आएगा, इसके ऊपर 2 आ जाएगा। जब ये 1 और ये 2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो K2SO4 बनाएंगे और बाकी H और OH मिलकर वाटर बना देंगे, और उसका हमें काम नहीं है अभी। अच्छा खैर, अब देखो स्टेप्स कैसे हम लोग यूज करेंगे। हम लोग स्टेप्स में क्या लिखेंगे एग्जामिनर को, हम लोग बोलेंगे ऐड एल्कली। अब एल्कली की जगह पे मैं एल्कली का नाम लिखूंगा, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर KOH, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एल्कली लिख देता हूँ। एंड इंडिकेटर, अब यहाँ पे अभी आप फॉर नाउ, अभी क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, उसके अंदर हम लोगों ने इंडिकेटर्स नहीं पढ़े अलग अलग, तो हम लोग अभी इंडिकेटर का नाम लिखेंगे बेटा मिथाइल ऑरेंज। अब बहुत सारे इंडिकेटर हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप एक ही इंडिकेटर याद रख लो, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। तो आप क्या लिखोगे, ऐड एल्कली, और एल्कली के साथ इंडिकेटर का नाम क्या लिखोगे, ऐड एंड मिथाइल ऑरेंज टू कॉनिकल फ्लास्क यूजिंग अ पिपेट। ये वही स्टेप्स है बेटा जो मैंने अभी आपको भी पूरी डायग्राम समझाया ना, ये वही है काम। अभी हम लोग इसको इंग्लिश में बता रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, तुम सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पिपेट के थ्रू जो ना वो एल्कली डालो। एल्कली कौन सी है भाई, जो तुमने बनाई थी यानी KOH, और साथ में उसके अंदर क्या डालो भाई, तुम जो है ना उसके अंदर इंडिकेटर डालो, लेकिन इंडिकेटर का नाम बता देंगे, दैट इज मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्जामिनर को क्या बोलेंगे, हम लोग एग्जामिनर को बोलेंगे कि भाई तुम एसिड डालो ब्यूरेट से। अब एसिड का नाम क्या है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे एग्जामिनर को, ऐड H2SO4 टू ब्यूरेट नोटिंग द स्टार्टिंग वॉल्यूम, जो भी इसका स्टार्ट करने वाला वॉल्यूम है वो नोट करो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, मैंने आप लोग को शुरू में बोला ना कि यार लेट्स से मेरे पास 40 cm³ था ब्यूरेट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने नोट करा था। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने स्टार्टिंग वॉल्यूम नोट करा ना, नोट करके फिर मैंने ब्यूरेट का टैप ऑन या क्लोज करा। तो इसी वजह से मैं एग्जामिनर को भी बोलूंगा कि भाई तुम स्टार्टिंग वॉल्यूम इसका नोट कर लेना, ठीक है। तो एग्जामिनर स्टार्टिंग वॉल्यूम नोट कर ले, ठीक है, हमने इसको ये बात बता दी। इसके बाद हम इसको बोलते रहेंगे भाई ऐड एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट टू कॉनिकल फ्लास्क वेरी स्लोली अंटिल इंडिकेटर चेंजेस करें। यहाँ पे तुम इंडिकेटर की जगह पे मिथाइल ऑरेंज का नाम लिख देना, जो भी तुमने इंडिकेटर यूज करा है तो उसका नाम लिख देना कि भाई जब तक इंडिकेटर कलर चेंज नहीं करता तब तक तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहो एसिड। तो हम लोग काम करते थे टैप ऑन टैप क्लोज वाली बात। फिर हम इसको क्या बोलेंगे, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड एंड रिपीट द स्टेप्स 1 2 3 विदाउट इंडिकेटर। अब इसको हम यही बोलेंगे कि भाई तुम ये जो एसिड जब जो तुमने ऐड करा है, जो उसका वॉल्यूम लगा है, उसको क्या करो, तुम रिपीट करो इन स्टेप्स को। 1 2 3 जो तुम्हारे पास स्टेप्स है ना, उनको क्या करो, रिपीट करो विदाउट इंडिकेटर। विदाउट इंडिकेटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हम लोग को ये देखना होता है ना कि भाई रिजल्ट कॉन्कोर्डेंट है कि नहीं है। रिजल्ट कॉन्कोर्डेंट का मतलब क्या कि भाई रिजल्ट आपस में एक दूसरे से क्लोज आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हीट टू पार्शियली इवेपोरेट द वाटर इन द इवेपोरेटिंग बेसन। अब इसका क्या मतलब, ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, सुनो। देखो भाई हमने जब टाइट्रेशन करी ना, KOH और H2SO4 हमने बनाया, रिएक्ट करवाया टाइट्रेशन के थ्रू, तो हमारे पास K2SO4 तो बन जाएगा। जब हम लोग इसके अंदर ऐड करते रहेंगे ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोग जब ये ऐड करते रहेंगे ना, जब इंडिकेटर ने कलर चेंज कर दिया, इंडिकेटर ने कलर चेंज कर दिया, इसका मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया और हमारे पास K2SO4 प्रिपेयर हो गया। अब वो जो K2SO4 ना बेटा वो यहाँ पर होगा, किसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। अब जो हमारे पास K2SO4 है, अब क्योंकि बेटा वो तो सोल्यूशन फॉर्म के अंदर है और मुझे किस फॉर्म के अंदर चाहिए था, मुझे उसके प्योर ड्राई क्रिस्टल्स चाहिए थे। अब अगर मुझे प्योर ड्राई क्रिस्टल्स चाहिए उसके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सोल्यूशन को वापसी हीट करूंगा बंसन बर्नर के थ्रू। तो मैं यही वाला स्टेप बेटा वापसी कॉपी करूंगा, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है ना, ये मेरा वापसी कॉपी होगा, ठीक है। यहाँ भी तो मैं क्या करूंगा कि मैं टाइट्रेशन रन करने के बाद जो है ना, मैं इसको जो है ना बेटा वो क्या करूंगा, हीट करूंगा, ठीक है। जो मेरे पास यहाँ पे से सोल्यूशन मिला ना मुझे K2SO4 का, जो मुझे लिक्विड सोल्यूशन मिला, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा। जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो जितना भी इसका वाटर कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेट हो जाएगा।
और जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो मेरे पास क्या होना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। तो जब क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी क्रिस्टल्स इसकी वॉल्स पे, यानी कंटेनर की वॉल्स पे जब क्रिस्टल्स आना शुरू हो जाएंगे, दाने दाने आना शुरू हो जाएंगे, तो मुझे बात समझ आ जाएगी कि भाई क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो गई है, यानी मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ओ सॉरी, रिएक्शन नहीं, मेरा मतलब वाटर इवेपोरेट हो गया है, और फिर मेरे पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे, तो मैं क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर लूंगा। तो ये मेरे पास मेथड था ऑफ प्रिपेयरिंग अ सॉल्युबल सॉल्ट दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 और अमोनियम, ठीक है, और ये टाइट्रेशन मेथड था। तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन। मुझे एग्जामिनर बोलता है डिस्क्राइब हाउ अ प्योर सैंपल ऑफ एक्वस अमोनियम नाइट्रेट कैन बी प्रिपेयर्ड। मुझे क्या प्रिपेयर करना है बेटा, अमोनियम नाइट्रेट। बच्चे कंफ्यूज आ जाते कि उसको नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना है, नहीं, गलत बात। हमें क्या प्रिपेयर करना है, अमोनियम नाइट्रेट प्रिपेयर करना है। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, जरा उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अमोनियम बेटा हमारे पास NH4+1 होता है, नाइट्रेट हमारे पास NO3-1 होता है। अब ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलेंगी, ये चीज़ आपको मेरे पुराने लेक्चर से ही पता चलेंगी। नाइट्रेट मैंने आपको बताया था एक स्पेशल कंपाउंड होता है दैट इज NO3-1, और NH4 मैंने आप लोग बताया था अमोनियम होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास NH4NO3, ठीक है। इससे बोला कि भाई ये कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। तो मुझे पता है जो चीज़ मुझे प्रिपेयर करनी होती है मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ और इससे पीछे मैं एक एरो लगा देता हूँ। अब मुझे पता है कि भाई आपस में दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी और वो मिलके क्या बना देंगी हमारे पास, वो हमारे पास मिलके जो है वो एक अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगी, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि भाई मेरा कैटाइन क्या है, कैटाइन ज़रा मैं निकाल लेता हूँ और मैं जो है ना वो अपना ज़रा एनाइन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कैटाइन की बेटा आपसे बात करूँ ना, तो कैटाइन मेरे पास क्या है, यहाँ पे NH4 है, ठीक है। पॉजिटिव वाला कौन सा है मेरे पास, NH4 है, और मेरे पास एनाइन कौन सा बेटा, नाइट्रेट है, NO3। अब मैंने आप लोग को ये बात बताई थी कि भाई एक कैटाइन से ना आप कोई एक एल्कली बना लो और एनाइन से आप कोई एसिड बना लो, ठीक है। अब हमने ये बात सीखी है कि भाई NO3 से हमारे पास कौन सा एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड तो बन सकता है, तो इसका मतलब एनाइन से मैं नाइट्रिक एसिड बना दूंगा। और अगर आप देखो तो एग्जामिनर ने मुझे जो एसिड बोला है ना क्वेश्चन के अंदर, वो भी यही बोला है कि नाइट्रिक एसिड से प्रिपेयर करके दिखाओ। तो इसका मतलब ये कि हमें यही एसिड यूज करना पड़ेगा, दैट इज HNO3। मैं कोई और एसिड यूज भी नहीं कर सकता, मुझे HNO3 ही यूज करना है, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या करना है, मुझे NH4 से मुझे कोई एल्कली देखनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं NH4 के साथ OH लगा सकता हूँ, यानी एमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दूँ उसको मैं। या फिर एक और काम ये भी हो सकता है कि आप जो ना वो एमोनिया भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एमोनिया भी यूज़ कर सकते हो, वो भी हमारे पास बेटा एक एल्कली के तौर पे इस्तेमाल होती है, जो कि हम लोग टाइट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टू कीप थिंग्स सिंपल मैं आपके लिए NH4OH ही रहने देता हूँ यहाँ पे, आप ताकि आपके लिए मसला ना हो। तो मैंने ये चीज़ देख ली, फंस मैंने ये काम कर लिया। अब मैं वही अपने स्टेप्स कॉपी पेस्ट करूँगा जो आपको रटा लगे होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो मेरे पास ये स्टेप्स थे, कहाँ गए, सो वी हैव दीज स्टेप्स, ठीक है। मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वहाँ पे, और मैं देखना कि मैं कौन सी चीज़ें चेंज करूँगा, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये स्टेप्स आ गए और हम लोग यहाँ पे हैं, तो इनको मैं पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे देखो बेटा, एल्कली की जगह पे मैं ना इसका नाम चेंज करूँगा। तो मैं एल्कली की जगह पे क्या करूँगा, मेरी एल्कली कौन सी है, NH4OH। तो यहाँ पे मैं NH4OH लिख देता हूँ। अच्छा, इंडिकेटर की जगह मैंने आप लोग बोला था उसका नाम लिख देना। तो इंडिकेटर का नाम क्या है हमारे पास, मिथाइल ऑरेंज। तो मैं मिथाइल ऑरेंज लिख देता हूँ इंडिकेटर का नाम, ठीक है। तो ये मेरे पास इंडिकेटर का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐड एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट। तो एसिड के यहाँ पे मुझे एसिड का नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज HNO3। अब नाम लिख लो या फॉर्मूला लिख लो, एक ही बात है, कोई मसले वाली टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद बोलता है ऐड एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट टू द कॉनिकल फ्लास्क वेरी स्लोली अंटिल इंडिकेटर चेंजेस कलर। तो इंडिकेटर की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा मेरा बेटा, इंडिकेटर की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर की जगह पे मिथाइल ऑरेंज लिख देता हूँ। फिर मुझे बोलता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड एंड रिपीट द स्टेप्स, और फिर इसके बाद मेरे वही स्टेप्स सारे सेम टू सेम रहेंगे। और दिस इज हाउ वी प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट्स दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 और अमोनियम, ठीक है। तो ये हमारी बेटा आज की वीडियो थी। यहाँ पे हम लोगों ने अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके जो टॉपिकल पास्ट पेपर्स हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।